जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकरंजन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसमें अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता में अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि यहाँ पर ये सभ्यता कहाँ पर लोकेटेड है और किसने इनका उत्खनन किया कराया। फिर अपन ने एक पढ़ा यहाँ के आहड़ की मकानों आवासों के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन को पता चला कि जो आहड़ के आवास थे वो कैसे थे, पत्थर से निर्मित थे। उनकी नींव काले शिष्ट पत्थर से भरी जाती थी और साथ में यहाँ पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। कच्ची ईंटें भी कैसी, जिन ईंटों को सांचे में डालकर धूप में पकाकर फिर मकान की दीवारों में लगाया जाता था। ध्यान रखना, यहाँ पर कच्ची ईंटों के साथ साथ पत्थरों का उपयोग भी किया गया है मकान बनाने में। तो एक विशिष्ट बात है यहाँ की। अब देखिए, आहड़ के जो मकान बनाए जाते थे उनमें कमरे थोड़े बड़े हुआ करते थे। उनको छोटे कमरों में बदलने के लिए वो क्या किया करते थे, बांस की पर्दियां लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे, बांस की पर्दी लगाया करते थे। और उस बांस की पर्दी को टिकाऊ रहे, ये लंबे समय तक चले, उसके लिए वो क्या करते थे, उसके ऊपर मिट्टी या गारे का लेप किया करते थे। इसके अलावा वहां की जो आहड़ के मकान थे उनकी छतें थी वो किससे बनी थी, वो बांस यानी बांस की बल्लियों और कलेवियों से इनका निर्माण किया जाता था। इसके अलावा बांस से यहाँ के जो आहड़ के मकान थे उनको सुंदर बनाने के लिए, उनके फर्श को सुंदर बनाने के लिए अक्सर उनमें आपके जो पत्थर के टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनका इस्तेमाल किया जाता था ताकि ये सुंदर दिखाई दे। ठीक है, तो उनमें इस प्रकार की कुछ अन्य विशिष्ट चीजें और स्फटिक के गुटके भी इस्तेमाल किए जाते, छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा अपन ने देखा कि आहड़ की जो नाली व्यवस्था थी वो कैसी थी। आहड़ के जो मकान थे वहां से जो गंदा पानी निकलता था उसके लिए एक नाली व्यवस्था की गई थी। और नालियों का जो गंदा पानी है वो एक सोखता गड्ढे में जाकर गिरता था। उस गड्ढे का सिस्टम क्या हुआ करता था, उस गड्ढे में पके हुए मटके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर क्या किया जाता था, एक विशिष्ट प्रकार की चक्रकूपी विधि बनाई जाती थी, जिसके तहत जब भी पानी गंदा उसमें गिरे तो क्या कर लिया जाए, उनके द्वारा सोख लिया जाए। इस प्रकार के विशिष्ट आपके सोखता गड्ढे या स्वच्छता के प्रमाण कहां से दिखाई देते हैं, आपकी आहड़ सभ्यता से दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने वहां की सामूहिक भोजन व्यवस्था के बारे में और संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में। अपन ने देखा कि जो आहड़ के मकान थे उनमें क्या पाया गया है, वहां पर एक ही घर में एक से अधिक चूल्हे देखे गए। एक घर में से तो ये पता चला है कि वहां से 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं, जिनमें से एक चूल्हे के पीछे की तरफ हथेली की छाप सीधी सीधी नजर आती है। इससे क्या पता चलता है कि यहां पर पूरे परिवार के लिए एक साथ भोजन बनाया जाता होगा। तो एक सामूहिक भोजन व्यवस्था की ओर इशारा करता है और दूसरी ओर ये इस चीज की ओर भी इशारा करता है कि जो यहाँ के निवासी थे वो किस प्रकार के परिवार रहा करते थे, संयुक्त परिवार रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं आहड़ की सभ्यता में। और आहड़ की सभ्यता में अपन पढ़ते हैं आहड़ से मिले मृतभांड। ठीक है, अपना आज आगे आहड़ में क्या देखेंगे अपन, मृतभांड। किसके बारे में पढ़ेंगे, आहड़ के मृतभांडों के बारे में पढ़ेंगे। किसके मृतभांड, आहड़। आहड़ से किस प्रकार के मृतभांड अपन को नजर आते हैं। मृतभांड का मतलब है पोट्री, सॉरी पोट्री क्या, आपकी जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो। तो देखिए आहड़ से किस प्रकार की मृतभांडों के प्रमाण मिलते हैं। तो विशेष चीज ध्यान रखना, देखो आहड़ की खास विशेषता रही है, आहड़ से जो पुरातात्विक सामग्री मिली है, जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, आपके मृतभांडों की है। तो देखिए आहड़ से मिली पुरातात्विक सामग्री में सर्वाधिक मात्रा मृतभांडों की यानी आहड़ से जो अपन को पुरातात्विक सामग्री के जो प्रमाण नजर आते हैं उनमें सबसे ज्यादा लार्ज मात्रा में किसके प्रमाण नजर आए हैं, मृतभांडों के प्रमाण नजर आए हैं। और जो मृतभांड थे वो मृतभांड चाक और हाथ दोनों से निर्मित थे। ये मैं कह सकता हूं कि जो मृतभांडों का निर्माण किया गया था, इनका निर्माण ये चाक द्वारा भी निर्मित थे, वह हस्त द्वारा भी निर्मित थे। हस्त यानी हाथ,
तो चाक और हाथ दोनों से द्वारा निर्मित मर्दभांड यहाँ पर नजर आते हैं। और यहां से मिलने वाला एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण मर्दभांड कौन सा है? लाल काली मर्दभांड। यहां पर जो मर्दभांड मिले हैं तो आहड़ के मर्दभांड कौन से हैं? काले लाल रंग के मृदभांड। कैसे मृदभांड है? काले लाल रंग के मृदभांड है, जिनको अपन क्या कहते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर। क्या कहते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है काले लाल मर्दभांड। अब देखो, काले लाल मर्दभांड जो आहड़ से मिले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आहड़वासी थे उनका ये एक मुख्य व्यवसाय रहा होगा काले लाल मर्दभांडों का। अतः आहड़ काले लाल मर्दभांडों का एक महत्वपूर्ण स्थल या महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मैं कह सकता हूं आहड़ काले लाल मृदभांडों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्यों है? क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां से काले लाल रंग के मृदभांड नजर आए हैं। अभी जो काले लाल रंग के मृदभांड है, आप ध्यान रखना, ये काले कहां से होते हैं, लाल कहां से होते हैं? तो देखिए, ये जैसे कोई मटका है या मृदभांड है आपका, ठीक है, ये आपको साफ बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें से ये वाला भाग, ये अंदर वाला भाग अंदर का, और ये भाग जहां पर मैंने ये मल्टीपल का निशान लगाया ना, ये इसको चिन्हित किया है, ये भाग किस रंग का होता था? काले रंग का होता था। और जो नीचे का भाग है वो कैसा होता था? लाल होता था। इस कारण इनको क्या कहा गया? काले लाल रंग के मर्दभांड कहा गया। अब देखिए, काले लाल रंग के मर्दभांड की जो विशिष्ट परंपरा रही है, इसके बारे में मैं अक्सर ये कहता हूं कि अक्सर विद्वानों ने ये देखा है कि मर्दभांड अक्सर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर से प्राप्त होते हैं। ऐसे में इसका काल डिवीजन विशिष्ट तौर पर डिसाइड नहीं किया गया है कि वास्तव में ये किस संस्कृति से संबंधित मर्दभांड है। ऐसे में यहां के मर्दभांडों की विशेषता क्या है? जो काले लाल रंग के मर्दभांड है उन पर क्या नहीं दिखाई देते हैं? चित्र नहीं दिखाई देते। लेकिन आहड़ से जो काले लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं उन पर सफेद रंग से क्या किए गए हैं? चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? सफेद रंग से चित्रण किया गया है। वो भी कैसे? सफेद रंग की बिंदियों से चित्रण किया गया। जैसे ऐसे सफेद रंग का कुछ भी त्रिभुजाकार यानी जियोमेट्रिकल आकृतियां दिखाई देती है, वर्ताकार, है ना, तो सफेद रंग की बिंदियों से इन पर क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तो देखिए, जो लाल रंग था इन पर सफेद रंग से, फिर से ध्यान रख लेना, सफेद रंग से चित्रण किया गया है। क्या किया गया? इन पर सफेद रंग से चित्रण किया गया है। और वो भी कैसे? ज्यामितीय आकृतियां। क्या उकेरी गई है? इन पर ज्यामितीय आकृतियों के चित्र नजर आते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, वर्ताकार, त्रिभुजाकार, आपके वर्गाकार, इस प्रकार के ट्रायंगल या आकृतियां नजर आती है। इसके अलावा इन्होंने प्रकृति से संबंधित भी कुछ, जैसे घास झाड़ियों के चित्र भी इन पर उकेरे हैं। तो ये चीज ध्यान, और क्या, इन पर जियोमेट्रिकल आकृतियां और प्राकृतिक चित्र भी नजर आते हैं। ये चीज ध्यान रखना आपको, प्रकृति संबंधित चित्र भी नजर आते हैं। अब देखो, ये ऊपर से काला और नीचे से लाल क्यों रहा है? तो ध्यान रखना, इस प्रकार के मर्दभांडों को पकाने के लिए क्या किया जाता था? उल्टी विधि से इनको क्या किया जाता? पकाया जाता था। यानी इनको भट्टे में पकाने से पहले कैसे रखा जाता था? तो ध्यान रखना, इनको पकाने इसी समय कैसे रखा जाता था? इनको उल्टा रखा जाता था। क्या रखा जाता था? उल्टा रखा जाता था। जब अग्नि के संपर्क में आते थे तो इनका अंदर वाला हिस्सा और यहां तक का हिस्सा क्या हो जाता था? ब्लैक हो जाता था, यानी काला हो जाता था। क्या हो जाता था? काला। तो उल्टी तपन विधि से इनको क्या किया जाता था? पकाया जाता था। तो इन मर्दभांडों को पकाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? पकाने के लिए उल्टी
तपन विधि उपयोग में ली जाती थी। यानी ये मर्दभांड किस प्रकार पकाए गए हैं? उल्टी तपन विधि से पकाए गए हैं। इस कारण इनका जो अंदर वाला हिस्सा है और मुंह वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है बाहरी, वो कैसा रंग का दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। और बाकी हिस्सा जो बाहरी हिस्सा है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देता है? ये वाला हिस्सा लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। इस प्रकार इससे पता चलता है कि इन लोगों ने क्या किया, इन मर्दभांडों को पकाने के लिए उल्टी विधि का इस्तेमाल किया। अक्सर मर्दभांड पकाने के लिए सीधी विधि भी अपनाई जाती है और उल्टी विधि भी अपनाई जाती है। इस कारण इनका जो अंदरूनी भाग है और ऊपर वाला हिस्सा है मुख वाला, वो क्या दिखा हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। इन पर जो रंग, किस रंग से, सफेद रंग की बिंदियों से क्या किए गए? चित्रण किए गए, वो भी कैसे? ज्योमेट्रिकल आकृतियां दिखाई देती है। इस कारण आहट से मिलने वाला एक काले लाल रंग का मर्दभांड बहुत ही विशिष्ट है, ये चीज ध्यान रखिए। और देखिए यहां से जो मर्दभांड मिले, एक और मर्दभांड मिला यहां से, तो वो कैसा मर्दभांड है? तो यहां से गहरे लाल रंग के मृतभांड भी मिले हैं। कैसे मृतभांड मिले? गहरे लाल रंग के मृतभांड भी मिले हैं, जिन पर उकेरण दिखाई देता है, यानी उन पर उकेरने का काम साफ साफ दिखाई देता है। इसके अलावा यहां से अनाज संग्रहण करने के लिए, देखो आहट से एक विशिष्ट चीज और मिली है, यहां से अनाज संग्रहण करने के लिए बड़े बड़े मटकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें क्या कर दिया जाता था? अनाज को इकट्ठा करके स्टोर करके रखा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोरे और कोठे नाम से जाना जाता था। अभी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव लाइन में। किस सभ्यता से मिले अनाज के बड़े बड़े मटकों को गोरे और कोठे कहा गया है? तो वो है आहट से। तो देखिए आहट से अनाज रखने के कुछ बड़े भांड या मटके प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे, गोरे या कोठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? गोरे और कोठे कहा जाता है। ये लाइन आप मोस्टली याद रखिए कि आहट से जो अनाज रखने के बड़े बड़े भांड या मटके मिले हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? गोरे और कोठे कहते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। और यहां से फिर से ध्यान रखना, आहट से मिलने वाली पुरातात्विक सामग्री में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? मृदभांडों की है। ये मृदभांड कैसे निर्मित थे? चाक द्वारा भी निर्मित थे और हस्त द्वारा भी निर्मित थे। यहां से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण मृदभांड कैसे हैं? काले लाल रंग के हैं, जिनको BRW ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक एंड रेडवेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो मुख्य भाग और अंदरूनी भाग कैसा है? काले रंग का है और नीचे का भाग कैसा है? लाल रंग का है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इनको उल्टी तपन विधि से पकाने के कारण हुआ है। इन मर्दभांडों पर सफेद रंग से क्या किया गया है? चित्रण किया गया है, यानी सफेद रंग की बिंदियों से चित्रण किया गया है। वो भी कैसे चित्रण? यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आकृतियां और प्राकृतिक चिन्ह साफ साफ नजर आते हैं। इस कारण इन मर्दभांडों की यहाँ की कुछ विशिष्ट विशेषता है। क्या विशेषता है? कि सफेद रंग का चित्रण दिखाई देता है। इन पर क्या दिखाई देता है? सफेद रंग का चित्रण दिखाई देता है। और यहां से क्या मिला है? गहरे लाल रंग के मर्दभांड मिले, जो आकार में थोड़े बड़े हैं, बड़े आकार के हैं। ये कैसे हैं? बड़े आकार के हैं। ध्यान रखना, यहां पर जो काले लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं, उनमें प्याले, कटोरियां, तस्त्रियां और बड़े मटके, संग्रहण के मटके, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मिली है। ये चीज ध्यान रखना। और आहट से विशिष्ट अनाज रखने का कुछ बड़े बड़े भांड या मटके मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गोरे और कोठे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक 2-3 बार कॉम्पिटिटिव लाइन में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि और आगे चले मर्दभांडों में और क्या विशिष्ट है।
ये आगे देखिए और मर्दभांडों में और क्या विशिष्ट विशिष्ट अपन को दिखाई देता है। यहाँ पर ये तो थे अपने काले लाल रंग के मृदभांड। इसके अलावा यहाँ पर गहरे लाल रंग के मृदभांड भी दिखाई देते हैं जो आकार प्रकार में थोड़े बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे गोरे और कोठे प्रकार के मृदभांड भी मिले हैं जिनमें क्या करते थे ये लोग, अनाज संग्रहण करके रखते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आहड़ से कुछ विशिष्ट प्रकार के मृदभांड कौन से हैं जो मिले हैं, जो विदेशी बाहरी देशों से संपर्क की ओर इशारा करते हैं। तो देखिए आहड़ से बैठक वाली तस्तरियां, व पूजा में काम आने वाली धूपदानियां ईरानी शैली की है, जो ईरान से संपर्क की ओर इशारा करती है। यानी आहड़ से कुछ बैठक वाली तस्तरियां मिली हैं, इसके अलावा पूजा में काम आने वाली क्या मिली है, धूपदानियां मिली है। अब ये दोनों ही चीजें कैसी है, ईरानी शैली में निर्मित है। किस में निर्मित है, ईरानी शैली में निर्मित है। कौन कौन सी चीजें, बैठक वाली तस्तरियां और धूपदानियां जिनका उपयोग पूजा में किया जाता था। तो ये कैसी है, ईरानी शैली की है। किसकी है, ईरानी शैली की है, जो कि इस बात की ओर इशारा करती है कि आहड़ वासियों का ईरान की सभ्यता या ईरान के लोगों से क्या रहा है, इनका संपर्क रहा है, जिनसे इन्होंने क्या किया, इस प्रकार का सामान यहां पर मंगवाया है। तो कौन सी दो ऐसी वस्तुएं हैं जो ईरान से संपर्क की ओर इशारा करती है, तो बैठक वाली तस्तरियां और धूपदानियां। इसके अलावा यहां से बिना हत्थे के जलपात्र भी मिले हैं। जो भी इस प्रकार के जलपात्र और कहां से मिलते हैं, इसके अलावा केवल और केवल ईरान से मिलते हैं, जो इस ओर की ओर संपर्क करता है कि आहड़ वासियों का ईरान की ओर, ईरान से क्या था, संपर्क था। इसके अलावा और क्या मिला है जो ईरान से संपर्क की ओर इशारा करता है, तो आहड़ से बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र ईरान से मिले हैं जो ईरान से संपर्क की ओर इशारा करते हैं। किसको और इशारा करते हैं, ईरान की ओर। क्या मिले यहां से, और बिना हत्थे के जलपात्र, यानी इनको पकड़ने के लिए कोई हत्था वत्ता नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में इस प्रकार की तीन ऐसी सामग्रियां हैं जो आहड़ वासियों का क्या करती है, ईरान से संपर्क होने का इशारा करती है। कौन सी तीन चीजें, एक तो बैठक की तस्तरियां, धूपदानियां, पूजा की धूपदानियां, और बिना हत्थे के जलपात्र। ये दोनों चीजें तो ईरानी शैली की है, और ये बिना हत्थे के जलपात्र केवल और केवल इसके अलावा ईरान से मिलते हैं, जो क्या करते हैं, ईरान की ओर इशारा करते हैं, ईरान से संपर्क की ओर इशारा करते हैं। ध्यान रखना, आहड़ से जो पात्र मिले हैं, मैं फिर बता रहा हूं, आहड़ से जो पात्र मिले हैं उनमें कटोरियां, इस प्रकार की धूपदानियां, प्याले और थालियां, बर्तन, विभिन्न प्रकार के मटके, ये विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मिली हैं, जिन पर मैंने फिर बताया है कि यहां से मिलने वाले विशिष्ट प्रकार के मर्दभांड क्या है,
काले लाल रंग के बर्तन हैं, जिनका अंदरूनी भाग और ऊपर वाला मुख वाला हिस्सा बाहर की तरफ क्या है, काला है, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, लाल रंग का है, जिन पर सफेद रंग की बिंदियों से क्या की गई है, चित्रण किया गया है। तो ये विशिष्ट विशेषता है कहाँ की, ईरान से संपर्क की। ठीक है, एक बार इसको उतारिए ताकि अपन आगे चलते हैं। आर्ट से मिलने वाले किस प्रकार के ताम्र उपकरण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, अब देखते हैं अपन आर्ट से मिलने वाले ताम्र उपकरण, यहां से किस प्रकार के ताम्र उपकरण अपन को नजर आते हैं। आहड़ से मिले ताम्र उपकरण, तो देखिए आहड़ से जो ताम्र वस्तुएं मिली हैं उनमें जैसे 6 कुल्हाड़ियां हैं महत्वपूर्ण, तो आहड़ से क्या मिली है, 6 कुल्हाड़ियां। इसके अलावा तांबे की बनी हुई चूड़ियां, आभूषण, इसके अलावा भी बहुत सारे चाकू, छुरे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। तो यहां पर एक तो ये चीज ध्यान रखना, यहां से 8 से 6 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। इसके अलावा यहां से चूड़ियां भी मिली है और आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, आहड़ से देखिए, आहड़ को मैं मोटे तौर पर 2 कालखंडों में बांट सकते हैं अपन, यानी आहड़ से जो सामग्री मिली है ताम्र सामग्री, उसके आधार पर आहड़ को 2 कालखंडों में बांट सकते हैं, कालखंड फर्स्ट और कालखंड सेकंड। कालखंड फर्स्ट है, इस कालखंड से केवल अपन को क्या नजर आते हैं, इस कालखंड से तांबे के उपकरण नजर आते हैं। यानी आहड़वासी इस कालखंड में क्या करते थे, तांबे के उपकरणों का बड़े स्तर पर निर्माण करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि संभवतः यहां पर मिलने वाली ताम्र खदानों के कारण क्या रहा है, तांबे की उपयुक्तता रही है, यानी तांबा इनको उपलब्ध रहा है। ऐसे में इन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर तांबे के उपकरणों का वस्तुओं का निर्माण किया। वो ये वैसे ही है जैसे अपन ने गणेश्वर सभ्यता में पढ़ा था कि गणेश्वर की जो पास में खेतड़ी की खदानें हैं वो भी क्या रही है, गणेश्वर के लोगों के लिए उपयुक्त रही है। वहां से उन्होंने क्या किया, इन खेतड़ी खदानों से क्या किया था, गणेश्वर सभ्यता के लोगों ने वहां से खदानों से तांबा निकाला और उनसे वस्तुएं बनाई। और इन्होंने क्या किया, यहां से पास में भी तांबे की खदानें हैं जिनसे क्या किया, इन्होंने तांबा निकालकर तांबे के उपकरण बनाए। कालखंड 2 क्या है, कालखंड 2 में क्या है, तांबे के उपकरणों के साथ साथ, यानी इस कालखंड से तांबे के उपकरणों के साथ साथ लोहे के 79 उपकरण, लोहे के 79 उपकरण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, 79 उपकरण क्या करते हैं, इस स्तर से प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आहड़वासी कुछ टाइम पीरियड के बाद में धीरे धीरे लोहे युग में प्रवेश कर चुके थे। कैसे कि उन्होंने फर्स्ट कालखंड में क्या किया, केवल और केवल तांबे के औजार का इस्तेमाल किया, लेकिन द्वितीय कालखंड में आते आते इन्होंने क्या किया, तांबे के औजारों के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। यानी आहड़वासियों को लोहे का ज्ञान था, ये लोहे युग में प्रवेश कर चुके थे। अतः आहड़वासी ताम्र युग से लोह युग में प्रवेश कर चुके थे। क्या कर चुके थे, ताम्र युग से सिद्ध किस में प्रवेश कर चुके थे, लोहे युग में प्रवेश कर चुके थे। तो अपन मैं फिर से कह सकता हूं कि 8 से 6 कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और आभूषण मिले हैं।
और इस ताम्र उपकरणों के आधार पर इसको अपन दो कालखंडों में बांट सकते हैं। कालखंड फर्स्ट, जिसमें तांबे के उपकरण दिखाई देते हैं। फिर मैं यहाँ बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत कम चांस, विद्वानों में इसको लेकर काफी मतभेद है कि यहाँ पर लोहे के उपकरण भी मिले हैं क्या। तो ऐसे में ये केवल मैं कह सकता हूं कि ताम्र पाषाण के तौर पर कुछ ही पाषाण उपकरण यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या है, सीधा ताम्र काल से सीधा लोह काल की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि तांबे के उपकरणों के साथ साथ यहाँ पर 79 लोह उपकरण भी मिले हैं। अब चीज ध्यान रखना, यहां से ताम्र उपकरण बनाने की भट्टियां मिली है। क्या मिली है? भट्टियां मिली है। क्या बनाने की? ताम्र उपकरण, तांबा गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। वो भी कैसे आकार की? अर्धचंद्राकार। कैसी नजर आती है? अर्धचंद्राकार या में अर्धगोलाकार। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ये आधा चांद है ना, उस प्रकार की यहां पर क्या मिली है? ताम्र भट्टियां नजर आई है। ये चीज आप फिर से ध्यान रखना, आहड़ से ताम्र भट्टियां नजर आती है, लेकिन आपकी गणेश्वर सभ्यता में इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नजर नहीं आया है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता में बड़े स्तर पर तांबे के उपकरणों का प्रयोग सीधा सीधा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन वहां से एक भी ताम्र भट्टी यानी तांबा गलाने की या ताम्र उपकरण बनाने की भट्टी नहीं मिली है। ऐसे में भट्टियां कहां से मिली है ताम्र उपकरण बनाने की? तो आपके आहड़ से मिली है। कहां से मिली है? आहड़ से मिली है। तो इस प्रकार ये थे ताम्र उपकरण। ये चीज जरूर ध्यान रखना, आहड़ से तांबा बनाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। वो भी किस आकार की है? अर्धचंद्राकार या अर्धगोलाकार है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखिए, और यहां से ताम्र उपकरणों में क्या मिले हैं? देखिए, ये तो थे ताम्र उपकरण, इसके अलावा यहां पर कुछ मुद्राएं भी मिली हैं। ठीक है, और इसके अलावा अन्य कुछ और सामग्रियां मिली है, जिनमें से कुछ आभूषण बनाने के मनके मिले हैं। तो देखिए, 8 से 6 तांबे की बनी मुद्राएं, वह 3 मोहरें मिली हैं। क्या मिली है? 3 मोहरें और 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। ये जो 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, इसमें से एक मुद्रा यूनानी मुद्रा है, जिस पर अपोलो देवता को तीर व तरकस लिए हुए दिखाया गया है। तो ध्यान रखना, 8 से क्या मिले? 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे मिले हैं। ये इन पर जो चित्रण है, जो भी लिखा हुआ है, वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक मुद्रा पर साफ दिखाई देता है। इस पर सीधा सीधा क्या दिखाई देता है भाई? ये मुद्रा कैसी है? यूनानी मुद्रा है, जिस पर अपोलो देवता, क्योंकि यूनान के जो देवता हुआ करते हैं उनमें एक अपोलो देवता है। ठीक है, उस अपोलो देवता को तीर और तरकस के साथ दिखाया गया है। तीर जानते हो और तरकस जानते हो, उसके साथ दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली यहां से। इसके अलावा यहां से मणके और वो मणके कितने? लगभग 26 प्रकार के मणके मिले हैं, जो काचली मिट्टी, इसके अलावा टेराकोटा के, फियोन्स, इसके क्या स्फटिक व बहुमूल्य पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो यहां से 26 प्रकार के मणके मिले हैं, जो काचली मिट्टी से
टेराकोटा से, स्फटिक से और बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो कृषि है, कृषि के बारे में देखते हैं। तो यहाँ के लोग कृषि करते थे। कृषि में इनकी जो मुख्य फसलें हुआ करती थी वो थी आपकी चावल और बाजरा। इसके अलावा ये गेहूं और जौ भी उगाते थे। और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कैसे थे? शाकाहारी, यानी भोजन में शाकाहार के रूप में आपके मुख्य भोजन क्या था इनका? चावल और बाजरा था। और अन्य फसलें क्या थी इनके खाने में? गेहूं और जौ थी। इसके अलावा ये नदियों से क्या पकड़ते थे? मछलियों का शिकार या आखेट किया करते थे। तो देखिए कृषि में क्या है, इनकी मुख्य फसलें क्या है? मुख्य फसल क्या है इनकी? इनकी चावल व बाजरा मुख्य फसल। व अन्य फसलें क्या है? अन्य फसलों में गेहूं और जौ है। क्या है? गेहूं और जौ। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये आहड़वासी शाकाहारी एंड मांसाहारी, ठीक है, दोनों थे। ठीक है, शाकाहार के तौर पर ये इस प्रकार की ये फसलें इनकी यानी ये अनाज खाते थे। और मांसाहार के तौर पर ये क्या करते थे? आखेट करते थे। वो किसका? नदियों में से मछलियों का, वगैरह वगैरह चीजों का क्या करते थे? आखेट करते थे। यहां ध्यान रखना आप, जो कृषि है, जो आहड़वासियों ने जो कृषि की है, इस कृषि में जो अनाज उत्पन्न होते थे उस अनाज को पीसने के लिए क्या करते थे? चक्की का इस्तेमाल करते थे। किसका? चक्की का। और वो भी कैसी? यहां से पैरों से चालित चक्की के प्रमाण मिले। यहां से पैरों से चालित चक्की के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? पैरों से चलने वाली चक्की के प्रमाण मिले हैं। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आहड़वासी कृषि करना जानते थे। कृषि में क्या करते थे? मुख्य फसलें चावल और बाजरा थी। इसके अलावा अन्य फसलें गेहूं और जौ थी। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कहने का मतलब ये शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भोजन करते थे और मांसाहारी भोजन के। यहां से जो अनाज पीसने की एक विशिष्ट प्रकार की चक्कियां मिली है वो क्या है? पैरों से चालित चक्की मिली है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, और देखिए आहड़वासी का और आहड़वासियों के और क्या कार्य थे, मोटे मोटे अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। यानी आहड़वासी कृषि से परिचित थे और पैर से चालित चक्की के प्रमाण मिले हैं। बस 2 पॉइंट फैक्ट याद रखिए आप यहां पे मोटे मोटे। अब देखिए आड़ से कपड़ा, यानी आहड़वासी कपड़ा बुनना भी जानते थे। यहां से क्या हुआ है? यहां से कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे मिले हैं। क्या मिले हैं? कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे मिले। जिससे क्या पता चलता है कि आहड़वासियों का एक व्यवसाय क्या था? कपड़ों की रंगाई छपाई करना और उनको निर्माण करना। यहां से इसके अलावा और क्या मिला है? कपड़े यानी सूत काटने के चरखे। और क्या मिला? यहां से सूत काटने के चरखे मिले। कपड़ों से संबंधित यहां पर क्या क्या प्रमाण मिले हैं? छपाई करने के ठप्पे मिले हैं। इसके अलावा सूत काटने के चरखे मिले। ये दोनों फैक्ट आप जरूर याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा जब अपन आहड़वासियों की बात करते हैं तो आहड़ से स्वच्छता के प्रमाण साफ नजर आते हैं। मैंने पहले बताया कि आहड़वासी अपने घर के गंदे पानी को निकालने के क्या करते थे? नालियों की व्यवस्था की थी और स्वच्छता करने की। इसके अलावा आहड़वासी अपने शरीर से मैल उतारने के लिए, मैल को छुड़वाने के लिए विशिष्ट प्रकार के वस्तु का इस्तेमाल करते हैं जिसको झाबे बोलते हैं। तो देखिए आहड़ से मैल छुड़ाने के झाबे मिले हैं। क्या मिले हैं? मैल छुड़ाने के झाबे मिले हैं। ये उस समय के लोग मैल छुड़ाने के लिए झाबे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी इतने अपन वेल डेवलप्ड
अपन जो इस संसार में रह रहे हैं, अपन ज्यादातर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बाठा, जहां से भी कोई भाटा मिल जाता है उससे रगड़ लेते हैं। कहने का मतलब उस समय के लोग स्वच्छता के प्रति इतने अवेयरनेस थे कि उन्होंने क्या किया, झाबे का इस्तेमाल किया। लेकिन अपन वाले क्या करते हैं, अभी उठाया भाटा दो रद्दा, तो इस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल अपन करते हैं। लेकिन उस समय के व्यक्ति देखिए कितने अच्छे थे कि उन्होंने झाबे का इस्तेमाल किया। जो आप अभी वर्तमान में एक बार देखना गूगल, झाबा होता क्या है, तो मेल छुड़ाने का एक विशिष्ट वस्तु होती है जिससे रगड़ने पर मेल उतर जाता है साफ साफ, एक कहने कपड़े के तौर पर या कपड़े के जैसा ही होता है। तो झाबा यहां से मिला है, ठीक है। इसके अलावा आहड़ से लोक कला की विशिष्ट मूर्ति, लोक कला छोड़ो, आहड़ से मिट्टी की बनी वृषभ यानी बैल की मूर्तियां मिली है। क्या मिली है, वृषभ यानी मिट्टी से बनी वृषभ या बैल की मूर्तियां मिली है, जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। यानी लोक कला की मिट्टी की मूर्तियां कहां से मिली है, आपकी आहड़ से मिली है। कहां से मिली है, आहड़ से मिली है, जो किसकी है, वृषभ की है। और किससे बनी है, मिट्टी से बनी है। वृषभ यानी बैल की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली है। उनको विद्वानों ने क्या नाम दिया है, बनासियन बुल। तो आपसे सीधा क्वेश्चन क्या करेगा, राजस्थान के किस स्थल से बनासियन बुल नाम की मिट्टी की वृषभ आकृतियां या मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखना कहां से मिली है, आहड़ से मिली है, ठीक है, जिसको बनासियन बुल कहा जाता है। इसी प्रकार की ओजियाना से भी मिली है, जिसे ओजियाना बुल कहा जाता है। इसी प्रकार की सामग्री कहां से मिली है, ओजियाना भीलवाड़ा से मिली है, जिसे ओजियाना बुल कहा जाता है। इसके अलावा यहां से स्त्री की मृण मूर्ति भी मिली है। क्या मिली है, स्त्री की मृण मूर्ति भी मिली है। किसकी, स्त्री की। ये चीज दोनों ध्यान रखना आप, बनासियन बुल और स्त्री की मृण मूर्तियां राजस्थान के किस ताम्रपाषाण के स्थल से मिली है, तो किससे मिली है, आपके आहड़ से मिली है। इसके अलावा आप चीज ध्यान रखना आहड़ के समाधान के बारे में। किसके बारे में, समाधान। तो आहड़वासी व्यक्ति के मरने के बाद क्या करते थे, शव को गाड़ते थे या दफना देते थे। और वो भी कैसे, ध्यान रखना, सिर उनका उत्तर दिशा में करते थे। क्या कर देते थे, सिर उत्तर दिशा में, ध्यान रखना, और पैर दक्षिण दिशा में। यानी सिर तो किस दिशा में होता था, उत्तर, और पैर दक्षिण दिशा में करके दफनाते थे। कहां के वीर निवासी, आहड़वासी। तो इस समाधान की प्रक्रिया ध्यान रखना, आहड़वासी शवों को गाड़ते थे, ठीक है, और गाड़ने में कैसे क्या करते थे, सिर को उत्तर दिशा में और पैरों को दक्षिण दिशा में करते थे। ये चीज ध्यान रखना। आड़ सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आड़ से मिले समाधानों में व्यक्ति के सिर और पैर किस दिशा में है, तो सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में साफ साफ दिखाई देते हैं। ये कुछ विशिष्ट प्रमाण जहां से आड़ से अपन को मिलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अपना आहड़ जो सभ्यता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो संबंधित जो महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके अलावा अपन उसकी उन सभी गहराई तक पहुंचे हैं जहां तक बहुत कम लोग इस चीजों को क्या करते हैं, बता पाते हैं। तो अपन ने आहड़ के उन सभी पहलुओं को क्या किया है, डिस्कस किया है। आप देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक जय श्री राम, खम्मा गणी।